9 नंबर नहर में पानी नहीं है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका समाधान क्या है और इसके दोषी कौन है? क्या सरकार दोषी है, जो अफसर है वो दोषी हैं, जो हमारे विधायक हैं वो दोषी हैं, या फिर जो हमारे सांसद हैं वो दोषी हैं? कौन दोषी हैं? इसके लिए हम बात करते हैं हमारे जो है लाला जी से और हेमंत जी से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर कि इसके दोषी कौन है? 9 नंबर की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे विचार से मेरे विचार से यहाँ की संसद और विधायक और मुखिया के जो भी प्रतिनिधि हैं वो भी सबसे ज़्यादा दोषी हैं। जब हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? जनता की सेवा करने के लिए, सार्वजनिक काम करने के लिए, कि अपना निजी संपत्ति बनाने के लिए। कभी वो उन्होंने क्वेश्चन विधानसभा में नहीं रखा, उस समस्या को नहीं रखेगा तो सरकार क्या जानती है? हम किस बीमार हम बीमारी हमको पेट में हो गया, हम डॉक्टर से कहेंगे तो नहीं कि भाई मेरे क्या ये समस्या है? न बीडीसी के मीटिंग में रहता है, न जिला कमेटी में, जिला में जो समन्वय समिति का बैठक होती है वहाँ लोग चर्चा करते हैं। तो हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? प्रतिनिधि का दायित्व क्या है? वो अपने घर चलाने के लिए हम लोग उनको चुने हैं। हमको सवाल के जवाब ही दे। क्या सर हमने जो विधायक चुने हैं, जो हमने सरकारें चुनी है, क्या उनको हमने घर चलाने के लिए दिया है या फिर उनको दिया अपना सेवा करने के लिए हमने चुना है उनको? विधायक का चयन तो होता है जनता की सेवा के लिए, और वो सीपीआई माले के विधायक है, जो सबसे नीचे तबके जो है गरीब गुरबा के लिए विधायक है वह, उनको तो इसमें काम जो है बेहतरीन ढंग से काम करवाना चाहिए। कहाँ कहाँ समस्या घूम फिर के देखना चाहिए। यानी कि इस नहर से गरीब तबका को फायदा नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करवा रहे हैं। फायदा तो सबसे ज्यादा गरीब और किसान मजदूर का ही फायदा है। तो सर गरीबों के विधायक हैं सर, तो गरीबों के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हो? लेकिन यह उड़ाही विभाग द्वारा होता है और पंचायती राज जिला परिषद द्वारा भी उड़ाही होता है। सर अनुशंसा कौन करता है सर? वहाँ ऊपर रिक्वेस्ट कौन करता है? ऊपर अपील कौन करता है इसके लिए अपील करने के लिए कोई नहीं है। अपील आप नहर विभाग करा सकता है, पूरी नहर को एक साथ करा सकता है, नहीं तो अपना अपना क्षेत्र के जो है मुखिया भी मनरेगा द्वारा, जिला परिषद अपना क्षेत्र के जो अधीन में है अपना उड़ाही करवा सकता है। यानी कि इसके लिए जनप्रतिनिधि जो हमारा जो है, जो विधायक जो सांसद है, इसके लिए दोषी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके लिए। सारा जनप्रतिनिधि दोषी इसके लिए है, मुखिया से लेकर एमपी तक दोषी है। सर इसका क्या स्थायी समाधान क्या है? अगर नहर में पानी, जैसे इनका कहना है कि जब ऊपर पानी पड़ेगा, ऊपर पानी स्टोर होगा तो ही नहर में पानी आएगा। अगर ऊपर पानी नहीं पड़ता है, जैसे कि आजकल के जो हालात हो रखे हैं, पानी का जो वर्षा है वो बहुत कम हो रहा है, तो इसका सर परमानेंट समाधान क्या है? जब ये प्रकृति पर जब आश्रित है, प्रकृति की सारी संपदा पर पूरे भारत की जनता का समान अधिकार बराबर है? तो यदि प्रकृति साथ नहीं दे रहा है तो उसकी समाधान करने के लिए ना हम इतना इस व्यवस्था लोकतंत्र के तहत हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि अंतिम पावदान तक सरकार की जो भी योजना है वहाँ अंतिम पावदान तक के पहुँचे। तो सरकार की योजना प्रखंड तक के पहुँचते हैं, मुखिया से लेके पंचायत समिति से लेके जिला परिषद, जनता से कोई संपर्क नहीं, जनता के साथ भेदभाव बना रहता है। और जो भी योजना आती है सब उनके घर में ही पंचायत कार्यालय, सरपंच कार्यालय सब चलता है। तो इस समाधान जनता को पास में आता है न, चुन जाने के बाद में उनकी निजी संपत्ति हो जाता है। सरकार की जो कल्याण है वो अपने प्रतिनिधि मन अनुसार कार्य प्रदान करते हैं। इसलिए जब उनके पास में 2-4 कार्यकर्ता हैं या बिचौलिया कहिए, वो अपना लाभ लेते हैं। जनता टुक टुक देख रहा है, क्योंकि जनता के पास में मौलिक अधिकार कोई है ना। जनता एक तरह की इकट्ठा होने वाला एक रूपा में है नहीं, तो जनता के काम कहाँ से हो पाएगा? तो सर हमारे साथ जो जदयू के कार्यकर्ता जो हेमंत जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम तो यही कहेंगे कि पार्टी, आपकी सरकार जो है 20 साल से यहाँ पर चल रही है। जब चुनाव आ गया है तो चुनाव के लिए हम लोगों को, जैसे हम लोग पढ़े थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो उनकी कार्यकर्ता क्यों सोए हुए रहते हैं? जब हम सरकार बना दी तो उनकी कार्यकर्ता के भी दायित्व है कि हर पंचायत में हम 10-5 आदमी को ऐसे करें, या जो हमके पास में शिकायत करें उसे हम मुख्यमंत्री तक के हम पहुंचावे कि फलाना अमुक पंचायत में अमुक जगह इस समस्या है, इसका निदान हम लोग से नहीं हुआ, कृपया स्वयं इस पर आप कदम उठावे। दायित्व तो ही बनता है। तो सर कहीं न कहीं लगता है कि इसके लिए हम जनता ज्यादा दोषी हैं। क्योंकि हम ऐसे प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं जो बाद में सर जो हमें ठेंगा दिखाते हैं? ये तो किसी के अंदर में दिल में हिला हुआ नहीं ना है, ये तो आदमी की अपनी मानसिकता सोच ऐसा है। जनता से प्रलोभन देकर ठग कर अपना वोट ले लेते हैं और वोट के बाद में अपना रूप रंग दिखाएं। तो जनता के पास में कोई पावर नहीं है, न उसको अपशब्द बोल सकता है, न गाली दे सकता है, वो तो माननीय महोदय हो जाते हैं।
तो जनता बेचारा बेबस में है, उसके पास में कोई पावर नहीं है। चुनाव के बाद में जनता के पास में क्या पावर है? सर इनका कहना है सर कि जो हमारे जो विधायक जी हैं वो गरीबों के विधायक हैं, वो निचले तबके के विधायक हैं। तो क्या सर इस नहर से निचले तबके को फायदा नहीं है? और सबसे ज्यादा सर खासकर दारू जो कांड है उसमें सबसे ज्यादा निचले तबके के लोगों को ही परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उन पर जुर्माना ठोका जा रहा है। ना तो उनको पानी मिल रहा है, ना उनको खेती के लिए कुछ सुविधा मिल पा रहा है, और ऊपर से उनको एक्स्ट्रा परेशान किया जा रहा है, दारू के नाम में परेशान किया जा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि वो गरीबों के विधायक है? गरीबों की सरकार है यहाँ पर, सबसे ज्यादा गरीब ही पीछे जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें मेरा जहाँ तक विचार है कि देश के अंदर जब तक मनुष्य का शिक्षा ही प्राण है, जब तक शिक्षा के एक रूपता में नहीं किया जाएगा तब तक ये भेदभाव मिटने वाला नहीं है। और आदमी को कम से कम अपनी सोच को बदलना होना चाहिए कि यदि मेरा पूर्ति हो गया तो लोगों को आगे बढ़ाने का मौका दे, तभी इस देश का समस्या समाधान होगा। अन्यथा ऐसे ही देश तो फिर वो कंगाल फिर दूसरे के हाथ में गुलामी में चला जाएगा। महात्मा गांधी भी इस बात को उन्होंने यंग इंडिया में जब आज़ादी मिली थी तो उसमें लिखे थे कि हम देश को विश्वास पर हम संचालित कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि एक दिन न एक दिन अराजकता पैदा होकर इस व्यवस्था की ध्वस्त होगा। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा, हमने ये बात को पढ़ा है कि हम देश को विश्वास पर संचालित करते हैं, नैतिकता पर चलते हैं, लेकिन नैतिकता नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए सब आते आते मेरा उम्मीद है कि इस व्यवस्था माने लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी की बात के अनुसार मैं कर रहा हूं। तो सर हेमंत जी, फाइनली हम आपसे ये सवाल है कि इस 9 नंबर नहर का क्या समाधान है? क्या ऊपर कुछ इसका प्लानिंग चल रहा है, या फिर जैसे था ये वैसे ही रहेगा? था कल, आज है और आगे भी रहेगा, या कोई इसका समाधान होने की उम्मीद है? क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो कहीं ना कहीं आपको अंदर खाने के बाद आपको पता चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ये बात विधायक जी के साथ उठाएंगे? क्या जो आपके ऊपर जो अधिकारी है उनके ऊपर ये साथ ये बात उठाएंगे कि 9 नंबर के बदहाली का जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान कब होगा और कैसे होगा? नहर विभाग, सिंचाई विभाग जो खगौल है, इसका हमारा एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं, उनसे संवाद मैं किया हूँ। और वो अगला जब सीजन में जो है इसका उड़ाई होगा। अब तो बरसात का समय है, उड़ाई हो नहीं सकता है। अगला बार निश्चित रूप से इसका उड़ाई होगा, टेंडर के माध्यम से और खगौल द्वारा। तो जैसा आपने सुना कि हेमंत जी का कहना है कि अगला जो भी टेंडर होगा खगोल नहर विभाग के द्वारा, वो जो है इस नहर का उड़ाई किया जाएगा और कहीं न कहीं इसका समाधान होगा। कहीं न कहीं ये हमें संतावना दिया जा रहा है कि इस बार नहीं हुआ है, अगली बार होगा। और वो अगली बार कब आएगा ये जनता को भी नहीं मालूम है, हमें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। देखते हैं हमारे 9 नंबर नहर का समाधान कब होता है। हमारे साथ बने रहिए। मैं संत प्रकाश, सुरक्षा बिहार न्यूज से। एक सवाल और मेरा जी, मैं हेमंत जी से ये जानना चाहते हैं कि जब से यदि मेरी जानकारी में जहाँ तक है ये कार्यकर्ता पालीगंज के रीढ़ हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पालीगंज प्रखंड के अंदर या राज्य दुल्हिन बाजार चाहे जो भी है, जो हम लोग स्वशासन पंचायत स्तर पर हमने मुखिया का चुनाव करते हैं, आज तक वो आम सभा नहीं करते हैं और अपनी मनमानी ढंग से अपनी योजना को कार्य प्रदान करते हैं। तो इसमें हेमंत जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने सरकार की जानकारी आज तक दी है या नहीं दी? क्योंकि पालीगंज प्रखंड के आप कार्यकर्ता के रीढ़ हैं शुरू से ही और सारा बात आपको ही अवगत है। तो क्या आज तक आपने सरकार के कान में ये पहुंचाया कि नहीं? जब पंचायती स्वशासन राज बना तो क्यों नहीं आम जनता से सहमति और कोई भी योजना आम जनता से क्यों नहीं पूछकर पारित किया जाता है? चाहे मनरेगा हो, चाहे 15वीं वित्त आयोग हो, चाहे सरकार की केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, तो क्या मुखिया महोदय की निजी संपत्ति है, पंचायत समिति की निजी संपत्ति है, जिला परिषद की निजी संपत्ति है? सरकार कैसे चलती है भाई? इसके लिए किताब बड़का बड़का करोड़ों रुपया छप गया है, लेकिन किताब का कोई उपयोग नहीं लाया जाता है। तो कैसी सरकार है भाई? सरकार की क्या जवाबदेही होती है? सर ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब कोई सभा होती है तो उसमें आम लोग कहाँ होते हैं? आम लोगों से राय विमर्श क्यों नहीं किया जाता है कि आपके क्षेत्र में क्या काम चाहिए, क्या काम करवाना है? इनका कहना है कि सारी बातें हवा हवाई हो जाती हैं, ऊपर झापड़ ही सारी बातें हो जाती हैं और ऊपर से फैले ऊपर चली जाती हैं। आम लोगों को उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी को शामिल नहीं किया जाता है, आम जनता को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि जब आम जनता को शामिल ही नहीं करेंगे तो आम लोगों के तकलीफ के बारे में आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको सही बात है। पंचायती राज की जो आत्मा है वह ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा पंचायती राज में सर्वोपरि है
और ग्राम सभा होनी चाहिए। मुखिया का दायित्व है डुगडुगी पीट कर ग्राम सभा कराना। अगर नहीं कराते हैं तो वहाँ के आम जनता का अधिकार है इसकी शिकायत दर्ज करना बीडीओ के यहाँ कि हमारे यहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ है और योजना लिया गया है। ये जनता का दायित्व है। जितना जनता जो है उत्सुक रहता है चुनाव के समय वोट देने के लिए, मुखिया बनाने के लिए कि हम मैं उसको मुखिया बनाऊंगा, इसके बाद अपना दायित्व लोग वोटर्स लोग नहीं समझते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरा दायित्व जिस तरह से हम लोग मुखिया बना दे रहे हैं तो मेरा दायित्व ये भी बनता है कि ग्राम सभा हो और ग्राम सभा में ग्राम सर्वानुमति से उसमें जो है कौन काम होना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर उसका पंजीकृत किया जाए, तभी काम कराया जाए। ये हम लोग आम जनता की भी कमी है, इसको देखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा बुलाई जाती है उसमें बहुत कम लोग आते हैं, तो नियम है कि जितना जनसंख्या चाहिए लोग नहीं आता तभी छोड़ देता है। दोबारा कम लोग पहुंचते हैं, उसके बाद वो लोग अपना जो है डिटेल जो है लिख देता है ग्राम सभा हुआ और भेज देता है। तो उसके खिलाफ में वहाँ के ग्रामीण को ही शिकायत करने पड़ेगा, क्योंकि कागज पर तो दिखा देता है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए जनता को शिकायत करने पड़ेगी। तभी तो दूर होगा। जनता इसलिए उदासीन होती है, सभा में नहीं जाती है कि कहीं न कहीं उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी करने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जनता का जो है ये आपके ऊपर ब्लेम है कि जब हम सभा में जाते हैं तो हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, तो हम क्यों अपना जाकर समय अपना खराब करें। अगर हम सभा में गए, हमने नहर का मुद्दा उठाया और नहर का कोई हमको जवाब मिला ही नहीं, तो हम क्यों जाएं। जनता आम किसान को क्या समस्या है, खेत तक पानी। आम जनता को जो है पालीगंज में क्या बन रहा है, जेल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, हवाई जहाज बन रहा है या एयरप्लेन अड्डा बन रहा है, इसके बारे में आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आम जनता को मतलब है कि हमारे नहर में पानी कब आ रहा है, हमारा जो है बिजली का खंभा हमारे खेत तक कब लग रहा है, बिजली पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, बिजली की कटौती क्यों हो रही है। बस आम जनता को इससे मतलब है। जब इसका ही समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तो आम जनता जो है आम सभा में क्यों जाएगी। नहीं तो आम सभा में जाना ही चाहिए। आम सभा में जाएंगे तब ना बात को रखेंगे वहाँ, ऐसे ही उसे दूरी बना के रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। आम सभा में बहुत लोग जाएंगे, जनसंख्या पूरी आबादी जाएगी तो उस पर दबाव बनेगा। लेकिन प्राय हम देखते हैं मुखिया के खिलाफ में कोई नहीं बोल पाता है, सब ग्रुप में बटा हुआ है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, पंचायती राज के लिए। लोग को उस मीटिंग में जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए मजबूती से, नहीं करता उसके खिलाफ जाना चाहिए। ब्लॉक में आवेदन जांच करेगा पदाधिकारी तब कार्रवाई होगी। उसको एक आदमी जिम्मेवारी नहीं है, वो गांव का जिम्मेवारी है, तभी ये सफल हो सकता है। जब यहाँ तक हमारे हेमंत जी ने ये बात, पंचायत को मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जरखा पंचायत की बात को मैं पूर्व से ही हम रख रहे हैं। अभी वो पंचायत सचिव है, उनको हमने कहा था कि जब पंचायत में बहुत बड़ा घपला है, आप होश हवास से लीजिएगा। ले मुखिया को भी कहे कि आपकी निजी संपत्ति नहीं है। मुखिया कहता है कि जिसको जहाँ मन जाए करे, हमको किसी से डर नहीं है। तो इस स्थिति में आदमी क्या करेगा। जब हम साक्षर हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, जानकारी रखते हैं, तो जब हमको ऐसा आदमी को जब नहीं टेर पाता है तो अशिक्षित आदमी को क्या टेर पड़ेगा। न जिसको संविधान चलाने के ज्ञान है, वैसे आदमी जो संविधान के बारे में जानता है, नीति और कानून के बारे में जानता है, उस आदमी को यहाँ वैल्यू नहीं मिलता है। तो क्या अशिक्षित आदमी ठेपा मार बेचारे को क्या मुखिया जी महत्व देंगे। फोन नंबर पे उड़ा ही नहीं हुआ है और कहीं न कहीं हमें संतावना दिया जा रहा है कि ये अगली बार हो जाएगा, ये अगली बार ये पक्का हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे नहर की बदहाली कब खत्म होती है, हमारे किसान भाइयों को खेत तक पानी कब मिलता है। तो देखते हैं क्या है। और बने रहिए हमारे साथ। मैं संत प्रकाश, बिहार सुरक्षा न्यूज़ से। आगे हमारे साथ बने रहिए और भी न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे।